आज हम अमेज़न नदी और वर्षावन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, रहस्यमय इतिहास और सामान्य तथ्यों से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। अमेज़न नदी, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी इसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक नदी नहीं है। अमेज़न बेसिन लगभग ऑस्ट्रेलिया के आकार का है, जिसके कारण पूरा महाद्वीप उच्च जल स्तर पर है। नदी इतनी दूर तक बहती है कि इस पर अभी तक एक भी पुल नहीं बनाया गया है। हर 24 घंटे में अमेज़न लगभग 19 क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में लाता है। यह मात्रा दिल्ली और मुंबई की 12 साल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। इस अद्भुत नदी का रहस्य दिलचस्प है। नदी के नीचे एक विशाल भूमिगत धारा जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है। इस जगह का विशाल आकार इसे एक अलग दुनिया की तरह प्रतीत कराता है। अमेज़न जंगल को सचमुच दुनिया का जीन पूल कहा जाता है। यह दुनिया की 20% ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसके कारण इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। दुनिया की ज्ञात सभी जैविक प्रजातियों में से 1/3 से अधिक यहाँ रहती हैं और अभी भी नई प्रजातियों की नियमित रूप से खोज की जाती है। प्रागैतिहासिक काल में भयानक राक्षस यहाँ रहते थे और वैज्ञानिक अभी भी उनके अवशेष ढूंढते हैं। प्राचीन संस्कृतियों के निशान भी इस स्थान पर पाए जाते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वे कहाँ से आए थे और यह और भी अस्पष्ट है कि वे कहाँ गए। अमेज़न नदी 6275 किलोमीटर लंबी है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसमें कई छोटी नदियां मिलती हैं। कई लोग यह कहते हुए आपत्ति करेंगे कि सबसे लंबी नदी अफ्रीका की नील नदी है, लेकिन यह सवाल अभी भी वैज्ञानिक समुदाय में बहस का विषय है और कई व्याख्याताओं के अधीन है। मुख्य सवाल यह है कि इस नदी का स्रोत क्या माना जाता है। यदि नदी का मुख मैरानोन है, तो अमेज़न 6400 किलोमीटर लंबी है। यदि हम अपाचे को स्रोत मानते हैं, तो अमेज़न विशेष रूप से बहुत लंबी 6992 किलोमीटर हो जाती है, जो 6650 किलोमीटर लंबी नील को पीछे छोड़ देती है। और यदि प्रारंभिक बिंदु यूके अली इसका स्रोत है, तो अमेज़न 7100 किलोमीटर लंबी है, जो नील नदी के करीब भी नहीं है। अमेज़न फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि इसके कुछ हिस्सों को शुरुआती बिंदु के बारे में भ्रम को ध्यान में रखे बिना भी अलग अलग कहा जाता है। अमेज़न पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई 6 बार अपना नाम बदलती है। इसके मध्य भाग में स्थानीय लोग इसे सोलोइस कहते हैं और केवल नदी का अंतिम अपेक्षाकृत सीधा खंड, जो इसकी कुल लंबाई का 1/3 है, उसे अमेज़न कहा जाता है। अमेज़न की कई प्रमुख सहायक नदियों के नाम जल के रंग से लिए गए हैं और यहाँ प्रकृति रंगों के साथ खेलने में बहुत मजा करती है। उदाहरण के लिए रियो नीग्रो में पानी काला दिखाई देता है, जबकि माडेरा में यह सुनहरा दिखाई देता है। ब्राजील में मानौस के पास शराब जैसा लाल रंग रियो नीग्रो सोलिमोइस के पीले और गंदे पानी में विलीन हो जाता है, जो एंडीज की ढलानों से नीचे की ओर बहता है। संपूर्ण अमेज़न बेसिन एक विशाल तराई क्षेत्र है जो वर्षावन से ढका है और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग पर पूरे दक्षिण अमेरिका के 40% भूभाग को कवर करता है। यह क्षेत्र ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, बोलीविया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। बेसिन का क्षेत्रफल 6.5 मिलियन वर्ग किमी है। यह ग्रह की पूरी भूमि सतह का लगभग 5% है। फिर भी इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल से आसानी से की जा सकती है, जो लगभग 7.7 मिलियन वर्ग किमी है। मुख्य नदी बहुत गहरी है, इतनी कि समुद्री जहाज भी 3700 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर बिना किसी समस्या के इसमें जा सकते हैं। नदी के मुहाने से सबसे कम गहराई बिंदु 100 मीटर है। तुलना के लिए गंगा नदी 33 मीटर ही गहरी है। बेशक ऐसी विशाल नदी प्रणाली बहुत लंबे समय में बनी होगी। वास्तव में अमेज़न के इतिहास को एक महाकाव्य नाटक कहा जा सकता है। अमेज़न की उत्पत्ति लगभग 11 मिलियन वर्ष पहले मैसिन युग के दौरान एक अंतर्महाद्वीपीय नदी के रूप में हुई थी। इसकी आधुनिक रूपरेखा लगभग 2,54,00,000 वर्ष पहले प्लिस्टोसीन में बनी थी, लेकिन उसके बाद कई लाखों वर्षों के दौरान नदी ने खुद को फिर से आकार दिया और एक बिंदु पर प्रवाह दिशा को विपरीत दिशा में बदल दिया। यह क्रिटेशियस काल में एक अंतर्देशीय समुद्र में भी बदल गया था। इसी समय प्रोटो अमेज़न क्षेत्र कांगो नदी प्रणाली का हिस्सा था। यह वर्तमान अफ्रीका के आंतरिक भाग से पश्चिम की ओर बहती है। रुकिए, मैंने अभी क्या कहा? अफ्रीका? हाँ, मेरा यही मतलब था। इसके पूरे इतिहास में अमेज़न एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने में भी कामयाब रहा। मुझे पता है कि यह पागलपन जैसा लगता है, लेकिन यह सच है। मोटे तौर पर उस समय दोनों ही विशाल महाद्वीप जुड़े हुए थे। 80 मिलियन साल पहले पश्चिमी गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ और दोनों महाद्वीप अंततः विभाजित हो गए। और हुआ ऐसा कि कांगो और प्रोटो अमेज़न नदियां अलग अलग महाद्वीपों पर विभाजित हो गईं। 15 मिलियन साल पहले एंडीज उत्थान का मुख्य चरण शुरू हुआ। यह टेक्टोनिक मूवमेंट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे नोज़का प्लेट के खिसकने के कारण हुआ था।
एंडीज के उत्थान से ब्राजील और गुयाना के बेडरॉक शील्ड्स के जंक्शन ने नदी को अवरुद्ध कर दिया और अमेजन बेसिन को एक विशाल अंतर्देशीय सागर में बदल दिया। धीरे धीरे पानी का यह विशाल भंडार एक विशाल दलदली मीठे पानी की भूमि झीलों में बदल गया, जिसमें जीव जंतु और समुद्री जानवर 11 से 10 मिलियन वर्ष पहले इस मीठे पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो गए थे। इसी दौरान पानी पश्चिम से बलुआ पत्थर को तोड़कर पूर्व की ओर विपरीत दिशा में बहने लगा। उस समय तक काजिक हिमयुग समाप्त हो चुका था और अमेजन में जीवन अपनी सभी विविधताओं के साथ पनपने लगा, जिसे हम आज देखते हैं। सुर सतह पर इन नाटकीय परिवर्तनों के अलावा इन लाखों वर्षों में नदी बेसिन के नीचे बहुत कुछ हुआ है। नदी के समानांतर नीचे काला प्रतिरूप बन रहा था। भूवैज्ञानिकों को इसके बारे में हाल ही तक पता भी नहीं था। 2011 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजीलियाई भूभौतिकीय सोसाइटी की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में वैज्ञानिकों के एक समूह ने अमेजन बेसिन के व्यापक भूवैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम प्रस्तुत किए। रिपोर्ट ने बेसिन में वैज्ञानिक समुदाय की रुचि को फिर से जगा दिया और तब यह बहस का विषय बन गया जब ब्राजील में राष्ट्रीय वेधशाला के भारतीय वैज्ञानिक वालिया मन्नतल हमजा और उनके सहयोगियों ने एकत्र किए गए सभी डेटा का उपयोग करके 241 कच्चे तेल के कुओं का होने का अनुमान लगाया। इसके बाद कई वैज्ञानिकों और अनुसंधान केंद्रों ने क्षेत्र में जांच की और पता चला है कि इस क्षेत्र में एक बड़ा भूमिगत तेल प्रवाहक क्षेत्र है। यह सचमुच बहुत बड़ा है, जो अमेजन के ठीक नीचे 4 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। वैज्ञानिकों ने इस खोज घटना को इसके खोजकर्ता हमजा के सम्मान में हमजा रिवर नाम रखा। भूकंपीय सेंसर और अन्य उपकरणों के डेटा से पता चला है कि यह अमेजन के समान ही प्रवाह दिशा का अनुसरण करती है, लेकिन सबसे स्पष्ट अंतर चौड़ाई और प्रवाह वेग है। अमेजन 1 से 100 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि हमजा रिवर 200 से 400 किलोमीटर चौड़ी है। वैज्ञानिक इस बारे में काफी आश्वस्त हैं और डेटा को आगे निर्दिष्ट किया जा रहा है। भूमिगत नदी लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन प्रवाह वेग हास्यास्पद रूप से कम है। अमेजन का औसत वेग लगभग 5 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि हमजा की गति केवल 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड से भी कम है। दूसरा यह कि हमजा वास्तव में नदी कहलाने के लायक नहीं है। इसकी तुलना ग्लेशियर के वेग से की जा सकती है। इसलिए खोजकर्ता वालिया मन्नतल हमजा ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस मामले में नदी शब्द का प्रयोग केवल शिथिल रूप से किया जा सकता है। हालांकि अपनी विशाल क्षमता के कारण हमजा नदी अटलांटिक महासागर के जल में योगदान देती है। इसका निर्वहन प्रति सेकंड लगभग 3000 क्यूबिक मीटर पानी का होता है। इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में सबसे दिलचस्प और कुछ हद तक डरावनी बातें बहुत ऊपर खोजी गई थीं। इस जीवाश्म हड्डी को देखें, कुछ खास नहीं है। यह सिर्फ एक कशेरुक कंकाल है, लेकिन यह एक सांप का कशेरुक है। आप कह सकते हैं कि क्यों नहीं, एनाकोंडा जैसे कुछ विशाल सांप कई सालों से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन तुलना के लिए यह एनाकोंडा का ही कशेरुक है, जो अब इतना बड़ा है। अब आपको यह कैसा लगा? यह किस तरह का प्राचीन रहस्य है कि एनाकोंडा भी एक सुस्त कीड़े की तरह दिखता था। उल्कापिंड के गिरने के कुछ मिलियन साल बाद टाइटानोबोआ आधुनिक कोलंबिया के क्षेत्र में दिखाई दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा सांप है जो डायनासोर को भी मार डाल सकता था। यह 13 या 15 मीटर तक लंबा और 1 टन से भी ज्यादा वजनी हो सकता है। सबसे लंबा आधुनिक सांप रेटिकुलेटेड पाइथन, इसका आधा लंबा 7.5 मीटर से अधिक नहीं है। ऐसा लगता है कि यह एक राक्षस है, लेकिन वास्तव में यह आश्चर्यजनक लगता है। यह ज्यादातर सामान्य मछलियां, विशाल व्हेल, सूक्ष्म प्लवक और सभी प्रकार के जलीय जीव को खाना पसंद करता था। टाइटेनोबोआ पाइथन बहुत पहले विलुप्त हो गए थे, लेकिन अमेजन बेसिन में अभी भी पर्याप्त संख्या में हैं जिनसे बचना ही बेहतर है। अमेजन के जंगलों में अकेले जहरीले मेंढकों की लगभग 100 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ एक स्पर्श से ही सचमुच व्यक्ति को मार सकते हैं। मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल, पिरान्हा, जहरीले सांप, पिशाच चमगादड़ और बड़े बड़े जंगली बाघ हैं। ब्राजील में भटकने वाली मकड़ियों को भी यहाँ पाया जा सकता है, जिन्हें लंबे समय तक सबसे खतरनाक जीव माना जाता था। लेकिन अर्चनेट सबसे जहरीला और यहाँ तक कि 2010 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे खतरनाक जीव के रूप में शामिल हुआ। तब से इसने यह खिताब खो दिया है। प्रसिद्ध बुलेट चींटियां भी इन जगहों पर रहती हैं। उन्हें अपना भयानक बुलेट नाम सबसे दर्दनाक काटने से मिला है, जो एक दिन तक चोट पहुंचा सकता है। यहाँ विशाल जाइंट सेंटीपीड और यहाँ तक कि शार्क भी समुद्र से नदी में तैरती हैं। इसके अलावा पहले उल्लेखित एनाकोंडा सांप भी इन भूमियों में निवास करता है। ये कल्पना करना कठिन है कि अनादिकाल कुछ मानव जनजातियां यहाँ कैसे रहती हैं। वे अभी भी अपनी मूल संस्कृति को कैसे संरक्षित रखते हैं और क्यों आधुनिक सभ्यता से संपर्क करने में अनिच्छुक हैं। इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है। यहाँ पुरातत्वविदों को अभी भी प्राचीन सभ्यताओं के निशान मिल रहे हैं। सबसे हाल ही में लगभग 600 साल पहले छोड़े गए स्मारक संरचनाओं की खोज की गई थी, जो बोलीविया के घने जंगलों में शोधकर्ताओं की आंखों से छिपे हुए थे।
इस बारे में बड़े पैमाने पर अध्ययन प्रकृति में प्रकाशित हुआ था। इस खोज का इतिहास 20 साल पहले शुरू हुआ जब जर्मन वैज्ञानिक डॉ हियो पूमर्स जर्मन पुरातत्व संस्थान और बॉन्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टर कार्ला जेम्स बोट ने अमेजोनियन बोलिविया में कासार रब्बे गांव के पास 2 टीलों पर पुरातात्विक खुदाई शुरू की। इस क्षेत्र को लानोस दे मोजोस के नाम से जाना जाता है। यह अमेज़न नदी घाटी के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। लानोस एक ऐसा मैदान है जो बढ़ते जल स्तर के कारण बरसात के मौसम में भर जाता है और साल में कई महीनों तक पानी के नीचे रहता है। जाहिर तौर पर यह सीसी इलाका कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ देखा गया है। ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि यह स्थायी बस्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि यहीं पर वैज्ञानिकों ने प्राचीन पूर्व कोलंबियाई संस्कृति के कई निशान खोजे हैं। इसकी समय सीमा ठीक से स्थापित नहीं है। पुरातत्वविदों का सुझाव है कि यह पहली शताब्दी के अंत और दूसरी शताब्दी के आरंभ में अपने चरम पर थी। इसका नाम निकटतम गांव कासार रब्बे के नाम पर रखा गया था। इस संस्कृति के निशानों में न केवल मानव निर्मित टीले शामिल हैं, बल्कि सड़कें और नहरें भी हैं, जो अक्सर भूभाग को चीरती हुई एक बिल्कुल सीधी रेखा में कई किलोमीटर तक चलती हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पाया कि कासार रब्बी संस्कृति की बस्तियां लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थीं और ये टीले पिरामिडों और अन्य इमारतों की नष्ट हुई नींव है। यह और अधिक दिलचस्प हो गया और कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि अमेज़न बेसिन के ऊपरी मिट्टी की परतों और जंगल की छाया में और क्या छिपा हुआ है। स्मारक संरचनाएं और उनके आसपास के वास्तुशिल्प विवरण घने अमेज़न वनस्पतियों द्वारा छिपे हुए थे। इन रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए शोधकर्ताओं ने पहली बार अमेज़न घाटी क्षेत्र में लियर्स प्लेन का इस्तेमाल किया। ये लेजर रेंज फाइटर हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने ऊंचाई से ट्रैक को स्कैन करने के लिए अनुकूलित किया है, जिससे क्षेत्र का काफी सटीक त्रिआयामी मानचित्र बनाना संभव हो गया। जब वैज्ञानिकों ने पहले से उपलब्ध मानचित्रों को कैसाब के स्थानों के साथ जोड़ा, एक नए डिजिटल मॉडल पर संस्कृति कलाकृतियों के 147 और 315 हेक्टेयर के 2 बड़े क्षेत्रों का एक शानदार दृश्य खोला, जिसमें एक जटिल योजना प्रणाली थी। अब तक हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितने लोग वहां रहते थे। हालांकि बस्तियों के लेआउट से पता चलता है कि एक बड़ी और अच्छी तरह से समन्वित टीम ने पहले यहाँ काम किया था। पहली बार पता चला कि इस तरह की बस्तियां अमेज़न घाटी में प्री हिस्पैनिक काल से मौजूद थीं। शोधकर्ताओं ने जोर दिया कि हम इस क्षेत्र में वास्तविक पुरातात्विक कार्य शुरू कर रहे हैं। भविष्य की चुनौती यह समझना है कि इन प्राचीन शहरों ने कैसे काम किया, लोग कहां से आए और वे कहां गए। रेडियो कार्बन विश्लेषण से पता चला कि कासर रब्बे संस्कृति की बस्तियां 1400 ईस्वी के आसपास छोड़ दी गईं। अमेज़न बेसिन में इस तरह के और भी कई रहस्य हैं और कभी-कभी, जैसा कि आप जानते हैं, हम देख सकते हैं कि हमें उनके अस्तित्व के बारे में थोड़ा सा भी विचार नहीं है। उम्मीद है कि पुरातत्वविदों द्वारा जल्द ही पूर्ण पता लगा लिया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही ज्ञानवर्धक भौगोलिक जानकारी के लिए सदस्यता जरूर ले लें।